इवेंट्स क्यों जरूरी हैं, क्यों आप इवेंट में जाएं और क्यों अपनी टीम को इवेंट्स में लेके आए? सोशल प्रूफ। आप किसी के ड्राइंग रूम में जब बैठा के उसको बताते हैं ना, आरसीएम का विजन दिखाते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव के बारे में बताते हैं, उसको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती। उसको लगता है कि मेरे को बेवकूफ बना रहा है। हेलो, उसी व्यक्ति को जब आप बड़े सेमिनार में लेके आ जाते हैं जहां 500-700 लोग बैठे हैं, वहां आके उसको यह लगता है अगर मैंने ज्वाइन नहीं किया तो मैं बेवकूफ बन जाऊंगा, पीछे रह जाऊंगा। सोशल प्रूफ है, सामाजिक प्रमाण है कि लोग इसे कर रहे हैं और मैं नहीं करूंगा तो पीछे रह जाऊंगा। यह सिर्फ मीटिंग से संभव है, इसलिए हमने मीटिंग्स पे ज्यादा फोकस करना है, विशेषकर नए लोगों के ऊपर में। बिगर विजन एंड अपडेट्स। होम मीटिंग में थोड़ा सा विजन यहां से यहां पहुंचता है, वीकली मीटिंग में यहां पहुंच जाता है, मंथली सेमिनार में यहां चला जाता है, बड़े इवेंट में और बड़ा हो जाता है। जिस लेवल का प्रोग्राम, उस लेवल का विजन, उस लेवल की लर्निंग अपडेट आपको मिलती है। आज यहां पे आके कुछ नई जानकारियां मिली, अच्छा लगा। जो लोग नहीं आए होंगे, जो इस हिस्सा नहीं है, बहाना बना दिया, तो क्या लगता है कि आप उनसे बेहतर हैं या नहीं हैं? उनसे बहुत बेहतर है। आपको नॉलेज मिल गई, आपको एनर्जी मिल गई, आपको एक डायरेक्शन मिल गई 2025 के लिए। तो जब भी आप इवेंट में जाएंगे आपको बड़ा विजन मिलेगा, नए अपडेट्स, नई एजुकेशन मिलेगी। तीसरा पॉइंट है लिव इंस्पायर्ड। आप मोटिवेट रहेंगे हमेशा। आपकी टीम ढीली है, उसमें तेजी लाने का, उसमें ऊर्जा भरने का एक ही तरीका है, वो ये कि आप उनको मीटिंग में बैठा दीजिए। रियलिटी ऑफ हाउ मच बिजनेस इज ग्रोइंग एंड हाउ मेनी न्यू अचीवमेंट्स आर कमिंग। बिजनेस कितना बढ़ रहा है, कितनी नई अचीवमेंट आ रही है, ये घर बैठ के नहीं मालूम चलता, ये इस प्रकार के प्रोग्राम में आने के बाद में मालूम चलता है। जब हमारा चल नहीं रहा होता है तो हमें लगता है किसी का नहीं चल रहा। हेलो, हमें लगता है रॉयल्टी बड़ी मुश्किल है, लेकिन जो 24 नवंबर को 24वें एनिवर्सरी प्रोग्राम में दिल्ली गए, उन्होंने अपनी आंखों से हजारों नए रॉयल्टी अचीवर के हाथों में ट्रॉफी देखी। हेलो, नए रॉयल्टी अचीवर 1 साल के अंदर बने, 1-2 नहीं, 1000 से ज्यादा। उनको देखने के बाद यह लगता है कि नहीं, रॉयल्टी तो आ रही है, मेरी नहीं आ रही, मुझे कुछ विशेष काम करना पड़ेगा। जो आरसीएम से बाहर हो गए उनको लगता है कि आरसीएम नहीं चल रहा है। तो आरसीएम चल रहा है, अचीवमेंट आ रहे हैं, वो आपको कब मालूम चलेगा? जब आप इवेंट में आएंगे। रिलेटेबिलिटी विद प्रोफेशन एंड पीपल। किसी भी व्यक्ति से अगर आप काम करवाना चाहते हैं तो वो तब करेगा जब उसको ये लगेगा कि ये मेरे लेवल का काम है या मेरे जैसे लोग इसमें कामयाब हो सकते हैं। जब उनको ऐसा एक रिलेशन आ जाएगा, उस समय वो काम करने लग जाएंगे। आपकी टीम में एक वकील साहब हैं, उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। हेलो, आप जितना मर्जी उनको समझा लो, शायद नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन वो किसी इवेंट में आएंगे और किसी वकील से मिलेंगे जो आरसीएम कर रहा है, उसको लगेगा कि वकील कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और इवेंट में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, वकील मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब वाले मिलेंगे, हाउसवाइफ मिलेंगे, स्टूडेंट मिलेंगे, टीचर मिलेंगे। कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं से रिलेट कर जाता है और वो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक फायदा है ताकि आप रिलेट करवा पाएंगे अपनी टीम के लोगों को। कम इन अप्लायंस फोकस। अगर आपने अप्लाइन के फोकस में आना है तो तभी संभव है जब आप उनको मीटिंग में आएंगे। हमने मॉर्निंग सेशन में लुक्स लाइक एग की बात की थी। कुछ लोग अंडे जैसे दिखते हैं लेकिन हैं पत्थर।
तो जब आप मीटिंग में आएंगे तो आपकी अपलाइन मानेगी कि आप अंडे जैसे हैं, अंडा हैं आप, पत्थर नहीं है। अपलाइन का फोकस तभी आएगा जब आप लगातार इवेंट्स में, मीटिंग्स में आ रहे हैं। तो जब भी मीटिंग में आए, अपलाइनों से जरूर मिलिए, 2 3 4 जितनी भी आपके एलओएस में है, सबसे मिलके, कुछ नए लोग आपके साथ में हैं उनसे मिलवा के जरूर जाइएगा ताकि उनका फोकस आपके ऊपर में आए। इट प्लेज रोल ऑफ थर्ड पार्टी। इवेंट थर्ड पार्टी रोल का काम करती है। जब आप अपनी डाउनलाइन को समझा रहे होते हैं तो आप फर्स्ट पार्टी होते हैं और आपकी डाउनलाइन सेकंड पार्टी होती है। अब सेकंड पार्टी फर्स्ट पार्टी की बात इसलिए नहीं मानती, बहुत बार उसको यह लगता है कि फर्स्ट पार्टी का फायदा इसलिए मेरे को बता रहे हैं। हेलो, हमारी स्पेशली सेकंड लेग वालों को इसलिए वो लगता है कि यार मेरे करने से इनका हो रहा है, इसलिए नहीं करते हो बहुत सारे। लेकिन इवेंट में जब वही बात जो आप अपनी डाउनलाइन को बता रहे होते हैं उसके समझ में नहीं आती है, 5 दिन से बता रहे हैं, लेकिन वही बात स्टेज से जब कोई व्यक्ति बताता है 5 मिनट में वो अंदर तक चली जाती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बेगम के साथ एक होटल गए और वहां पे उनको ऊपर की मंजिल पे जाना था। लिफ्ट में जैसे ही उन्होंने एंटर किया उसी समय एक बहुत खूबसूरत महिला भी लिफ्ट के अंदर में एंटर की। अब खूबसूरत चीज कोई भी है आपको आकर्षित करती है अपनी तरफ, चाहे खूबसूरत घर है, खूबसूरत गाड़ी है, या कोई खूबसूरत महिला या खूबसूरत पुरुष है। तो मुल्ला जी का भी ध्यान उस खूबसूरत औरत पे गया। अब मुल्ला जी उसको देखना चाहते हैं, साथ में ये भी देख रहे हैं कहीं बेगम ना देख रही हो। अब सोच रहे हैं कि देखूं कि नहीं देखूं, और देखूं तो किस एंगल से देखूं कि बेगम ना देखें। अब साथ में यह भी सोच रहे हैं कि 5 सेकंड का ही टाइम है, 5 सेकंड बाद लिफ्ट ऊपर वाले माले पे जाएगी और ये मोहतरमा चली जाएगी और फिर दिन भर पछताना पड़ेगा कि देख भी नहीं पाए। बड़ी उलझन में है, और उसी उलझन में वो खूबसूरत महिला मुल्ला जी के गाल पे तमाचा मारती है और कहती है कि ये उम्र और चकुटी काटते हो, और थप्पड़ मार के लिफ्ट से बाहर चली जाती है। मुल्ला जी ने थप्पड़ मारा नहीं था, सॉरी चकुटी काटी नहीं थी और थप्पड़ लग गया तो बड़े परेशान है और शर्मिंदा भी हैं, बेगम के सामने पिटाई हो गई। बोलते हैं बेगम अल्लाह की कसम मैंने चकुटी नहीं काटी। बेगम ने कहा कि इसमें कसम खाने की क्या बात है, चकुटी तो मैंने काटी थी। मुल्ला जी बोले तुमने काटी मतलब? बोले तुम उसे ऐसे देख रहे थे घूर घूर के, मुझे लगा कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं जोर से। मुल्ला जी ने कहा कि अगर ऐसा लगता था तो तुम मार लेते। बेगम ने कहा कि तुम थर्ड पार्टी से ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे इसलिए उससे मरवाया। तो थर्ड पार्टी का असर लंबे समय तक रहता है। तो जो आपकी बात नहीं मान रहे उनको कहां पे लाना पड़ेगा? इधर इवेंट में लाना पड़ेगा ना। वो यहाँ आएंगे, बैठेंगे, देखेंगे, उनकी समझ में आ जाएगा और लंबे समय तक वो चीज असर करेगी। तो इवेंट थर्ड पार्टी का काम प्ले करती हैं। और जब हम इवेंट की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग का साल का जो सबसे बड़ा और इंतजार करने वाला इवेंट रहता है वो रहता है फ्रेंड्स मीट। कितने लोगों ने पहले फ्रेंड्स मीट अटेंड किया है? कुछ लोगों ने अटेंड किया है। रवि जी हमारे बीच में हैं, रवि वर्मा जी, विनेश जी ने भी किया है, दीपक जी करते हैं। फ्रेंड्स मीट क्या है? चैट विद सुरेंद्र वत्स की हम हर साल एनिवर्सरी मनाते हैं, उसको हमने नाम दिया फ्रेंड्स मीट। उसमें पूरी इंडस्ट्री के लोग आते हैं, एक दिन में बहुत सारे ट्रेनर्स आते हैं, उनसे सीखने का एक अवसर रहता है, नई जानकारी मिलती है, विजन मिलता है। तो इस बार हम उसको करने जा रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे पटना में, बिहार।
देश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम पहले होता था मुंबई में, सम्मुखानंद हॉल। अभी देश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है पटना में बापू सभागार, 5,500 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी, बेहद खूबसूरत। तो वहां पे ये प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम में देश भर के बड़े बड़े ट्रेनर्स आते हैं। कोच बीएसआर का नाम सुना आपने, भूपेंद्र सिंह राठौर। कोच बीएसआर इसमें ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं। सूली यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में बच्चों को एमबीए और बीबीए पढ़ाते हैं, उस यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट सेलिंग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर कमल कांत वशिष्ठ हमें सिखाने के लिए आ रहे हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए, क्या जरूरी है। जितेश गढ़िया एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं गुजरात से, वो उसका हिस्सा बनने वाले हैं। डॉक्टर ललित अरोड़ा ट्रेनिंग देने वाले हैं। इस प्रकार के तमाम बड़े बड़े लोगों से आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि टिकट नहीं है। हेलो, जिन्होंने पहले मैदान मार लिया वो मैदान मार लिया है। टिकट शायद ही अवेलेबल होंगे, अभी ऑनलाइन अगर होंगे तो 2-4 बचे होंगे बड़ी मुश्किल से। तो कोई भी इवेंट है, उस इवेंट को आपने अच्छे से प्रमोट करना है, मैं ये कहना चाहता हूं। थ्री पार्ट्स ऑफ मीटिंग, राइट। इस वाले टॉपिक में मैं थोड़ी सी चीजें आपसे और बताना चाहता हूं। इस पॉइंट को हम लोग कवर करें। इवेंट्स के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इवेंट्स में क्यों नहीं आते, जानना चाहते हैं आप? सबसे पहली वजह है वो पैसा नहीं खर्च करना चाहते। उनकी गरारी कहां पे अटक जाती है? वो ये पूछते टिकट कितने का है, पहले ये बताओ। और मजेदार बात यह है कि 50 का है तो उनको 50 ज्यादा लगते हैं, 150 का है तो उनको 150 ज्यादा लगेंगे, 350 का है तो 350 ज्यादा लगेंगे। और फ्रेंड्स मीट का टिकट है 1500 रुपए का तो उनको 1500 ज्यादा लगेंगे। कोई 40,000 का इवेंट है तो उनको 40,000 ज्यादा लगेंगे। ज्यादातर लोग पैसे की वजह से पीछे हट जाते हैं। इस दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं, जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, कहीं ना कहीं प्रेरित होते हैं, उन सब लोगों की जिंदगी को अगर आप नजदीक से देखेंगे तो आप ये पाएंगे उन्होंने जिंदगी में सबसे ज्यादा खर्च किसी चीज पे किया था तो अपनी लर्निंग के ऊपर में किया था। मुझे आरसीएम में शुरुआती समय याद है, जब मैं रेलवे स्टेशन पे होता था, जेब में सिर्फ 100 रुपए थे। एक बुक स्टॉल के सामने खड़ा हूं, रेलवे स्टेशन पे देखा होगा आपने, किताबों की दुकान रहती है। एक किताब का टाइटल बहुत अच्छा लग रहा है, खरीदना चाहता हूं। शाम का टाइम है, पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, भूख भी लगी हुई है। 100 रुपए में या तो एक किताब खरीदी जा सकती है या पास में ही खाना बिक रहा है, खाना खरीदा जा सकता है। मैंने ये सोच के किताब खरीदी कि खाना तो कल भी खाया जा सकता है, लेकिन किताब आज नहीं खरीदी तो कल शायद ही किताब नहीं मिलेगी। हेलो, आज 50 लाख तो सबको चाहिए। कोई किताब 500 रुपए की खरीदनी पड़े फिर बहुत महंगी है, पैसा कहां से आएगा? 50 लाख तो चाहिए, लेकिन 500 रुपए किताब पे नहीं खर्चा जाता। 350 रुपए ट्रेनिंग है तो इच्छा रहती कि अप्लाई नहीं ले ले मेरा टिकट भी। मैंने अब भी बताया आपको कि मेरी जो फेवरेट पुस्तक है वो है जीत आपकी। मेरी फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि मेरी पहली बुक है। मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूं हमेशा
शिव खेड़ा जी के प्रति। शिव खेड़ा जी की मैंने किताब पढ़ी, मेरी इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूं। मुझे मालूम चला कि उनका एक प्रोग्राम रहता है ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस, 3 दिन का प्रोग्राम, 40,000 रुपए फीस। कितनी? और उस जमाने में जीएसटी नहीं, सर्विस टैक्स होता था प्लस सर्विस टैक्स। यह उस जमाने की बात है जब मेरे पास में बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता। आज तो 4 लाख की भी ट्रेनिंग अटेंड करने पड़े तो शायद ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, लेकिन ये उस समय की बात है जब बहुत बार सोचना पड़ा कि ट्रेनिंग लूं या नहीं लूं। पैसे की व्यवस्था करनी पड़ी और मैंने उस समय वो 40,000 रुपए की ट्रेनिंग अटेंड की। हेलो। और उस ट्रेनिंग की वजह से जो एटीट्यूड चेंज हुआ लाइफ को प्रति, जो डिसिप्लिन आया, जो एथिक्स जिंदगी में अपनाए, उनकी वजह से मैं आज आपके बीच डायमंड के रूप में खड़ा हूं। डायमंड बनना है? कितने लोगों को बनना है? सेल्फ के ऊपर इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं? तो पड़ोसी से हाथ मिलाइए और कहिए कि मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा। एक बार फिर कहिए, एक बार फिर कहिए और जोरदार तालियां बजा लीजिए। अपने ऊपर खर्च करने का मतलब परफ्यूम नहीं खरीदने कह रहा हूं मैं, मतलब पढ़ाई पे खर्च करना है, किताब पढ़ने पे, ट्रेनिंग लेने पे। और मैंने बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग ली। संतोष नायर जी की मैंने ट्रेनिंग ली। ब्रायन ट्रेसी इंडिया में आए, मुझे मालूम चला ब्रायन ट्रेसी आ रहे हैं, मैंने ब्रायन ट्रेसी की ट्रेनिंग अटेंड की। और मैं ही नहीं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, स्पेशली जो ट्रेनिंग फील्ड में हैं, वो हर साल लाखों रुपया सिर्फ सीखने पे खर्च करते हैं। हेलो। तो पहली गरारी लोगों की अटक जाती है, पैसा खर्च नहीं करते इसलिए लोग नहीं आते। दूसरी वजह, लोग क्यों नहीं आते? लोग अकेले आना नहीं चाहते हैं। लोग अकेले आना नहीं चाहते हैं, समूह में तो चले जाएंगे, अकेले आने में उनको दिक्कत है। समाधान क्या है? जब भी आप टीम को बुलाएं, आप प्रयास करें कि वो अकेला नहीं, उसके आसपास से बाकी लोग भी आएं। आप आजू बाजू में रह रहे हैं तो आप उसको बोलिए बाइक पे आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं कि साथ में चलेंगे, या बोल दीजिए फ्लाश स्टेशन पे मिलिए, वहां से फिर इकट्ठे चलेंगे। तो ये एक मानव स्वभाव है कि अकेले नहीं जाते, इकट्ठे चले जाते। धार्मिक यात्रा में लोग अकेले जाते हैं क्या? इकट्ठे जाते हैं। घूमना फिरना अकेला जाते हैं लोग, इकट्ठे जाते हैं। वो ह्यूमन नेचर है। तो मीटिंग्स में भी आपको उस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वैसे प्लान करना पड़ेगा कि कैसे लोगों को आप मोबिलाइज कर सकते हैं। तो इस वजह से लोग नहीं आते हैं। तीसरी वजह है, लोगों को लगता है कि बहुत मीटिंग अटेंड कर ली, इसलिए नहीं आते हैं वो। सतीश पंडित जी ने अपनी एक ऑडियो में बोला है कि एक फंक्शन और उस पे किया गया आपका जोरदार प्रयास आपके पूरे बिजनेस की दिशा और दशा को बदल सकता है। एक फंक्शन, उस पे किया गया आपका जोरदार प्रयास आपके पूरे बिजनेस की दिशा और दशा को बदल सकता है। हर मीटिंग से यह उम्मीद रखनी पड़ेगी कि यह वाली जो मीटिंग है ना, यह मेरे बिजनेस की दिशा और दशा दोनों को बदल देगी। उस प्रकार से आपको हर मीटिंग की तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे वो आपका मंथली सेमिनार है, वो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो कोई भी प्रोग्राम है। राइट। अब पॉइंट आता है कि लोगों को कैसे मीटिंगों में बैठाएं, जानना चाहते हैं? पहला पॉइंट लिखिए, टॉपिक आप लिख सकते हैं कि लोगों को कैसे मीटिंग में बुलाएं। फर्स्ट पॉइंट इज इनवाइट मैक्सिमम पीपल। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए, क्योंकि सारे लोग नहीं आएंगे। ज्यादा को बुलाएंगे, एक एवरेज के अनुसार आएंगे तो एक ठीक ठाक सी संख्या आ जाएगी। कुछ लोग 4 लोगों को बुलाते हैं
और ये उम्मीद करते हैं कि 6 लोग आ जाएंगे। हेलो, इतने ज्यादा आशावादी। 4 को बुलाएंगे तो मुश्किल से 1 आएगा। एवरेज 20% लोग आते हैं। अगर आपने 4 को बुलाना है तो कितने लोगों को कॉल करना पड़ेगा? मतलब 20% की अगर फिगर लेते हैं हम तो 16 लोगों को कम से कम आपने बुलाना पड़ेगा, तब चांसेस हैं कि 4 लोग आएंगे। उसकी प्रॉपर एक लिस्ट बनाइए, प्रॉपर कॉलिंग कीजिए। और कुछ लोग तो आजकल व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देते हैं पोस्टर, उनको लगता है कि आ जाएंगे लोग। फॉलोअप करना पड़ेगा, बार बार लाना पड़ेगा, तब लोग आएंगे। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? इनवाइट मैक्सिमम पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए। दूसरा पॉइंट, प्रमोट इट प्रॉपरली। इवेंट को प्रॉपर तरीके से प्रमोट कीजिए। इंफॉर्मेशन और प्रमोशन दोनों में बड़ा फर्क है। हमने सीखा मॉर्निंग वाले सेशन में, सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। आपका उत्साह ही सेल करवाता है। इवेंट को लेके भी आपके अंदर वो उत्साह, वो एनर्जी रहनी चाहिए। उस एनर्जी के साथ में प्रमोट कीजिए। लोग ज्यादा मीटिंगों में बैठेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। राइट? थर्ड पॉइंट, क्रिएट शॉर्टेज ऑफ टिकट्स। मीटिंग के टिकटों की शॉर्टेज क्रिएट करें। वेन्यू चाहे थोड़ा कम बड़ा हो, लेकिन वो पैक होना चाहिए आपका हर वेन्यू। बॉम्बे में लोगों को ये मैसेज होना चाहिए कि यार एडवांस में टिकट ले लिया तो ले लिया, अदरवाइज तो फिर वापस आना पड़ेगा। और बॉम्बे में हम लोगों ने ऐसा किया। एक टाइम था जब सम्मुखानंद हॉल में हम एक दिन में 3 सेशन करते थे। और वो 3 सेशन पता क्यों होते थे? सबको ये मालूम था कि अगर टाइम पे टिकट नहीं लिया तो टिकट नहीं मिलेगा। तो वैसा अगर आप क्रिएट करना प्रयास करेंगे, सिस्टम वैसे बनाएंगे, वैसी प्रमोशन करेंगे तो लोग ज्यादा आएंगे। दलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट करते हैं आजकल। यूथ को उनके बारे में थोड़ा आइडिया होगा। उनकी टिकटें जैसे ही ऑनलाइन आती हैं तुरंत बिक जाती हैं। और इतनी शॉर्टेज क्रिएट करते हैं वो, 3,000 रुपए का टिकट 30,000 में ब्लैक में बिकता है। हेलो, तो ये एक पार्ट है, ये आप कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, मीटिंग प्रिपरेशन सीट के साथ तैयारी करें। इस पॉइंट को लिखिए, मीटिंग प्रिपरेशन सीट। मीटिंग प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब हो गया तैयारी। मीटिंग की तैयारी प्लानिंग के साथ में करें, ऐसा लिख सकते हो आप इसको इजीली। तो मीटिंग प्रिपरेशन सीट क्या है? ये एक पेपर है। उस पेपर पे आप सबसे पहले इवेंट का डेट, टाइम और वो सारी की सारी चीजें लिखेंगे। उसके बाद में उसके 2 पार्ट हैं उस सीट के। पहला पार्ट है फॉर एसोसिएट बायर्स, आपकी टीम में जो एसोसिएट बायर हैं उनके मतलब का है। और दूसरा पार्ट है न्यू प्रोस्पेक्ट्स के लिए, जिन नए लोगों को आप बुलाने हैं वो उनके लिए। तो उन दोनों पार्ट में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप नाम लिखेंगे। आपकी टीम में, जैसे रूप नारायण जी की टीम में बहुत सारे लोग हैं, तो आप अपनी टीम के 10 लोगों के नाम लिखेंगे जो 10 मेन लीडर्स हैं। और जैसे ही आपने मीटिंग की सूचना मिली है, आप पूरी प्रमोशन के साथ वो सूचना उनको देंगे और उनसे पूछेंगे कि आप कितने लोगों की तैयारी करेंगे। उनको मोटिवेट करके संख्या बढ़ाएंगे सर, और वो संख्या आगे लिख देंगे कि रमेश ने 15 लोगों को बोला है, सुरेश ने 10 को बोला है, तो सबके आगे नाम आपने लिख दिया, सबको सूचना दे दी टाइम से। उसके बाद में उस मीटिंग प्रिपरेशन सीट पे एक कॉलम लिखा हुआ है 15 दिन पहले, बिफोर 15 डेज।
तो 15 दिन पहले आप उन 10 लोगों को दोबारा फिर कॉल करेंगे एक एक करके और पूछेंगे कि तैयारी कैसी चल रही है, कितने लोग और बढ़े, कैसे लोग आ रहे हैं, क्या प्लान है। 15 दिन पहले प्रमोशन करेंगे, फॉलोअप लेंगे। फिर 3 दिन पहले, कितने दिन पहले, इवेंट से 3 दिन पहले फिर फॉलोअप लेंगे। फिर 1 दिन पहले फिर फॉलोअप लेंगे, कल किस समय चलेंगे, कैसे आ रहे हैं। और उसके बाद में सेम डे, जिस दिन इवेंट हो रहा है उस दिन फिर फॉलोअप लेंगे। और उस समय फॉलोअप उस समय लेना है आपने, ताकि उस व्यक्ति का अगर मन नहीं है जाने का या आधा अधूरा मन है, आपके फोन से वो प्लान करे निकलने का घर से और मीटिंग पे पहुंच जाए। उस चीज को ध्यान में रख के, उस टाइम को ध्यान में रख के आपने उनको कॉल करना है। उन 10 के 10 लोगों को ऐसे कॉल करेंगे और आपके जो नए प्रोस्पेक्ट हैं उनको भी ऐसे ही सबको 15 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 दिन पहले सेम डे कॉल करेंगे। आपका प्रश्न हो सकता है कि सर एक एक व्यक्ति पे इतना टाइम लगाना पड़ेगा, इतना फॉलोअप करना पड़ेगा। हेलो, एक व्यक्ति आपको कितना बड़ा वॉल्यूम दे सकता है उसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया फरवरी 2001 में। कब किया? आप ऐसे प्रश्न ध्यान रखिए, आने वाले समय में हो सकता है प्रश्न आए कि सुरेंद्र वत्स ने कब ज्वाइन किया था, तो सही उत्तर लिख दें आप फरवरी 2001। आते ना इतिहास में, तो हम भी तो इतिहास ही तो बना रहे हैं सब लोग, राइट। तो फरवरी 2001 में मैंने ज्वाइन किया। नॉर्थ इंडिया में मेरा नेटवर्क था, साउथ इंडिया में कोई टीम नहीं थी। मेरी बड़ी इच्छा थी कि दक्षिण भारत में मैं आरसीएम को लेके जाऊं, पूरा खाली पड़ा है। और एक चीज से मैं बहुत अच्छे से मुझे मालूम था कि एक बार कहीं पे भी अगर आपने बीज बो दिया है, फिर सिस्टम की खाद पानी उसको मिलेगी और वो जैसे बीज उगता है वैसे ही वो टीम उग जाएगी। कोई बंदा नहीं मिल रहा साउथ इंडिया का, दिल्ली में मैं रहता था। तो मेरी एक मीटिंग थी गुड़गांव में, छोटी सी मीटिंग, कोई 15-20 लोग रहे होंगे मुश्किल से। मीटिंग खत्म हुई। मीटिंग के बाद में एक प्रोस्पेक्ट थे, राजकुमार जी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर थे वो, उन्होंने अपने एक प्रोस्पेक्ट से मेरे को मिलवाया। तो उन्होंने उनका इंट्रोडक्शन दिया। मैंने उनसे पूछा क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला जी मैं तो एयरफोर्स में हूं, जॉब करता हूं। तो मैंने उनको थोड़ा मोटिवेट किया कि भाई एयरफोर्स वाले लोग बहुत बढ़िया करते हैं। 1-2 लोगों के नाम वाम बताए कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। डी नाथ चंदेल जी हमारे एक बड़े अच्छे साथी हैं। मैंने बोला डी नाथ चंदेल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर, आप भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला जी मैं तो यहां से ना ट्रांसफर होकर बेंगलोर जा रहा हूं, तो वहां मैं किसी को जानता नहीं, वहां कैसे करूंगा। तो मेरे को लगा कि परमात्मा ने मेरे को बंदा भेज दिया है साउथ का। आपकी जैसे उम्मीद होती है ना वैसे ही फिर फल मिलता है आपको। तो मैं बड़ा एक्साइटेड, मैंने कहा अच्छा बेंगलोर में जा रहे हो आप? बोले हाँ जी बेंगलोर जा रहा हूं मैं। मैंने कहा आप रहते कहां? बोले जी पास में ही रहते हैं। मैंने कहा आपके घर पे चाय मिलेगी एक कप? बोले हाँ मिलेगी जी। तो उस मीटिंग के बाद में हम उनके घर पे गए, वहां चाय पी और मैंने उनसे थोड़ा एक रिलेशन बिल्डअप किया। और मैंने उनको बोला कि जब आप बेंगलोर चले जाओ मेरे से आपने बात करना है। और ऐसे करके मैंने उससे एक रिलेशन बिल्डअप किया, वो बेंगलोर आ गए। ये वो जमाना था विनीश जी, जब जो हमारा फोन होता है ना, वो अगर किसी दूसरे स्टेट में जाता था उसमें रोमिंग लगता था। तो लोग फोन अटेंड करने में बड़ी हेजिटेट करते थे। तो मैंने कहा जब आप लोकल नंबर ले लो वहां का, बेंगलोर का, वो मुझे दे देना। तो वो यहां आए, उन्होंने लोकल नंबर लिया, मेरे को बताया कि सर ये मेरा लोकल नंबर है। अब मैंने देखा आरसीएम टाइम्स में, जैसे भी वेबसाइट पे देखते हैं ना, उसमें आरसीएम टाइम्स आता था। बेंगलोर में एक मीटिंग हो रही है, मुकेश कोठारी सर की मीटिंग। तो मैंने कोठारी सर को कॉल किया। मैंने कहा सर आप बेंगलोर जा रहे हैं? अब कोठारी सर बेंगलोर से बड़े परेशान, बोले 6 महीने से जा रहा हूं, लोग ही नहीं आते। 15-20 लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं। ये उस टाइम की बात है जब बॉम्बे में सम्मुखानंद फुल होता था। यहां फुल हो रहा है, वहां 15-20 लोग आ रहे हैं।
और नियम यह कहता है जब भी आप अपने शहर से बाहर कोई स्टेशन बिल्ड करो तो आपने कम से कम 6 महीने जाना होता है। कितने महीने? 6 महीने का एक कमिटमेंट कि 6 महीने में जाऊंगा ही जाऊंगा। तो कोठारी साहब ने बोला कि मेरे को 6 महीने होने वाले हैं, लास्ट मीटिंग है, इसके बाद मैं नहीं बेंगलोर जा रहा। मैंने कहा कि सर एक बंदे को मैं भेजूंगा, बड़ा बढ़िया पोटेंशियल बंदा है, आपसे मिलेगा तो एक बार थोड़ा सा आप उससे मिल लेना थोड़ा अच्छे से। ये कोठारी सर को बोला, फिर मैंने उस बंदे को कॉल किया, पूरी एक्साइटमेंट के साथ में उनको सूचना दी कि सर हमारे बिजनेस के पहले करोड़पति बेंगलोर आ रहे हैं। ये मैं क्यों बताऊं कि कोई नहीं आ रहा बेंगलोर में? मैंने कहा सर लोग लाइन में लगते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता उनसे मिलने का, और मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया वो आपसे मिलेंगे, आपने उस मीटिंग में जाना है। तो नया आदमी कैसे बोलता है? नया आदमी को एक्साइटेड होता है क्या? तो वो नए थे बिल्कुल, वो भी ज्वाइन उन्होंने कर लिया था, काम वाम कुछ किया नहीं था। बोले सर हम तो फौजी आदमी है, पता नहीं ड्यूटी मिलेगी नहीं मिलेगी, शिफ्ट में चलती है, तो ऐसा कुछ उन्होंने गोल गोल सा मुझे रिस्पॉन्स दिया। अब मैं चूंकि मीटिंग की तैयारी वो प्रिपरेशन सीट सामने रख के करता था हमेशा, तो वो सीट पे उनका नाम आ गया था। 15 दिन जैसे ही टाइम हुआ ऑटोमेटिकली मेरे पास में सूचना मिली मुझे उस डायरी के अनुसार कि भाई 15 दिन रह गए बेंगलोर मीटिंग के। फिर मैंने उनको कॉल किया, प्रमोट किया, पूछा, तैयारी की। बोले जी मन तो है जाने का, और मैंने अपने ऑफिसर को भी बोल दिया है कि उस दिन मेरी ड्यूटी नहीं लगाएं, दिन की, रात की लगा दें, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। 3 दिन पहले फिर फॉलो करना था। 3 दिन पहले फिर मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला जी मेरी ड्यूटी उस दिन नहीं है और मैं जाऊंगा, पक्का जाऊंगा। अब पक्का बोल दिया तो मैंने माना नहीं, 1 दिन पहले फिर किया, सर कैसे जा रहे हो? बोले जी स्कूटर से जाऊंगा। और कौन जा रहा है? बोले साथ में लक्ष्मीकांत सैनी है मेरा दोस्त, वो भी जा रहा है। बहुत बढ़िया। मीटिंग का टाइम शायद 10 बजे का था। मैंने सुबह 8 बजे फिर कॉल किया कि अगर आधा अधूरा मन होगा तो अभी थोड़ा मोटिवेट करूं, थोड़ा हवा भरूं। उन्होंने बोला जी आप चिंता मत करो, पक्का जा रहा हूं मैं। फिर भी तसल्ली नहीं। अब मुझे लगा 10 बजे की मीटिंग थी, 10:30 बजे फिर किया कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब वो मीटिंग में बैठे, आवाज आ रही मीटिंग की, कोठारी साहब बोल रहे हैं, बोले जी पहुंच गया हूं, लो आवाज सुन लो, तसल्ली करो अब तो। इतना फॉलो। और जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं ना, उस व्यक्ति का नाम है शमशेर सिंह, वो अभी आरसीएम में स्टार एमराल्ड के लेवल पे है, अभी भी बेंगलोर में ही रहते हैं। और उससे भी बड़ी बात क्या है, उन्हीं की टीम में नीचे, उन्हीं की डेप्थ में जाके सफायर सीआरएन मूर्ति जी ने ज्वाइन किया, जो अभी कोर लीडर हैं। और मेरी उस टीम से मुझे हर महीने 10 करोड़ परचेज वॉल्यूम मिलता है। हेलो, एक बंदे के फॉलोअप की वजह से। आप परेशान हो जाते हैं कि यार 3 बार फॉल किया, आए तो आए, नहीं आए तो बाहर में जाए, मेरे को मतलब नहीं है, मेरी गरज है, तेरी भी तो गरज है। तो ये एटीट्यूड होगा तो फिर 10 करोड़ तो छोड़िए, 10,000 का भी नहीं आएगा। आपको हर व्यक्ति से और हर मीटिंग से ये उम्मीद करनी पड़ेगी कि ये मीटिंग मेरे बिजनेस की दिशा और दशा बदलेगी और ये व्यक्ति मुझे 10 करोड़ का वॉल्यूम देगा। Our inner world is a reflection of our outer world is a reflection of our inner world. हमारे अंदर में जो चलता है ना, वही हमारे बाहर घटित होता है। मैं एक्साइटेड था कि साउथ में मेरा बिजनेस होना चाहिए। मुझे बंदा मिला, मुझे लगा कि यही करेगा, और उसी ने किया। मुझे लगता था कि वो इवेंट कमाल करने वाली है, उस इवेंट ने कमाल कर दिया। और आगे अगर मैं इसी प्रकार की कहानी करूं, बताऊं, तो उसके बाद में कैसे बिल्ड हुआ वो बिजनेस। उसके लगभग 2 महीने के बाद में एक मीटिंग थी हुबली में, बीसी छावड़ा सर की।
अब मुझे मालूम चला कि हुबली में मीटिंग हो रही है और बेंगलोर के आसपास में और कहीं कोई मीटिंग नहीं थी। शमशेर जी ने थोड़ा काम करना स्टार्ट किया था, 2-3 महीने में कुछ एक्टिविटीज की थी। मैंने फॉलो अप करके वही ये प्रिपरेशन सीट की सहायता से 5-6 लोगों को मैंने वहां पे भेजा और उनमें से एक व्यक्ति इतने एक्साइटेड हो गए बीसी सर को सुन के, वो बोले कि हम वापस बेंगलोर नहीं चलेंगे, हम केरला जाएंगे। रूबी विश्व गोपा कुमार थे वो केरला गए और वहां जाके उन्होंने कालीकट में कोई ज्वाइनिंग करवाई, जहां से सुजीत कुमार और CRN मूर्ति ज्वाइन हुए। तो इवेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं और मैंने अगर बड़ा काम किया तो मैं इसलिए कर पाया क्योंकि इवेंट्स को मैंने बहुत अच्छे से यूज किया है, राइट। तो अब पड़ोसी से हाथ मिलाना पड़ेगा आपको और बोलना पड़ेगा कि मैं भी इवेंट की तैयारी करूंगा। एक बार फिर बोलिए, एक बार फिर बोलिए और जोरदार तालियों से आप इसको सेव कर लीजिए।